अब हम यूनिट 1 के दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। वैश्विक स्तर पर जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, उनमें सबसे बड़ी पहली समस्या ग्लोबल वार्मिंग, और जो दूसरी बड़ी समस्या आज के समय में है वो है प्रॉब्लम ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ओजोन परत का क्षरण, एसिड रेन की प्रॉब्लम, ट्रांसबाउंडरी पोल्यूशन, ये भी हैं, लेकिन ये थोड़ा पीछे हो गए। ग्लोबल वार्मिंग पहले और बायोडाइवर्सिटी लॉस ये दूसरी। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जूलॉजी और बॉटनी के अंतर्गत जीव, मनुष्य, प्राणी, सब प्रकार के प्राणी, उनकी जातियां, उपजातियां, बॉटनी, प्लांट्स, हर तरीके के प्रजातियां, उनकी उप प्रजातियां, स्पीसीज, सब स्पीसीज, यानी कि जो भी बायोटिक कंपोनेंट है प्राणियों का, पेड़ पौधों का, सबकी वैरायटीज, स्पीशीज, सब स्पीशीज, इन सबको मिलाकर ये जो टोटल कलेक्शन है, समुच्चय है, सेट है, दिस इज बायोडाइवर्सिटी। प्राणियों, जीव जंतुओं, जीवों, कीटों, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फसलें, प्रजातियां, उपप्रजातियां, ये जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं, बायोडाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा रिच होती है। यही हमें चाहिए। लेकिन आज की हमारी समस्या ये है कि ये जो जैव विविधता है, ये जो वैरायटी और रिचनेस है, ये प्रदूषण और दूसरे पर्यावरणीय समस्याओं की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है, जैव विविधता की हानि होती जा रही है। जो प्रजातियां हैं, वे प्रजातियां, उप प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं, घटती जा रही हैं, और यह चीज किसी के भी हित में नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। पूरे विश्व में बायोडाइवर्सिटी लॉस के बड़े उदाहरण देखे गए। 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, ये पहला कन्वेंशन था जहां इस बात पर सहमति बनी, एग्रीमेंट हुआ कि हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए और ऐसे प्रयास करना चाहिए कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो सस्टेनेबल हो, जैव विविधता पोषणीय हो, अर्थात अनंत काल तक जैव विविधता का स्वरूप, उसकी विविधता, उसकी रिचनेस बनी रहे, लॉस ना हो। इस पर सबसे पहली चिंता 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हुई, और उसका कारण था कि इस कन्वेंशन में ये महसूस किया गया कि जो पास्ट ट्रेंड है, उस पास्ट ट्रेंड को अगर हम देखें तो वो बताता है कि वैश्विक स्तर पर जबरदस्त जैव विविधता की हानि हुई है। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसमें एक बॉक्स में डिटेल्स दिए हैं। एग्जिबिट 10.1, एविडेंस ऑफ पास्ट एंड प्रोजेक्टेड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पिछले 300 वर्षों में
जो ग्लोबल फॉरेस्ट है वो 40% घट गए। 25 देशों में ये लगभग खत्म हो गए, गायब हो गए, और लगभग 29 देशों में 90% से ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर एरिया था वो ख़त्म हो गया। ये बातें यूएन फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की हैं, जो रिस्पॉन्सिबल और शोधकर्ता संस्थाएं हैं उनके ये विश्लेषण है। इसी तरीके के पास्ट 2 डिकेड्स में, आज के समय के हिसाब से 3 डिकेड हम कह सकते हैं, 3 दशकों के अंतर्गत लगभग 34% मैनग्रोव्स हैव डिसअपियर्ड, गायब हो गए। जो कोरल रीफ्स, शैवाल भित्तियां थी, उनमें ज़बरदस्त उनकी हानि हुई है, और पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में 25% से ज़्यादा कोरल रीफ्स गायब है। कोरल रीफ्स पानी के अंदर का एक जैव विविधता की अपनी दुनिया, उसका नाश। इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे एविडेंसेस हैं। ये सारी बातें जब सामने आती रहीं तो ये महसूस किया जाने लगा कि ना, अब तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक मेजर प्रॉब्लम है, और इसको एड्रेस किया, इसको रिकॉग्नाइज किया, इसको समझा पहली बार 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। पिछले 2 दशकों में जो मानवीय आर्थिक क्रियाओं की वृद्धि हुई वैश्विक स्तर पर, उसने डिसप्रपोर्शनेट तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया, और एक तीव्रता के साथ में जो इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं उनको नुकसान पहुंचाया। इकोसिस्टम सर्विसेज, इसको याद रखिए, इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसको शॉर्ट में ESS कहते हैं। ग्लोबल स्केल पर, वैश्विक स्तर पर इकोसिस्टम सर्विसेज का नुकसान हुआ, और ये इंडिकेटर है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। ह्यूमन का जो डोमिनेंस है, ह्यूमन एक्टिविटीज का जो बढ़ना है, ये प्रधान कारण। अब एक फंडामेंटल क्वेश्चन यहाँ आता है, ठीक है ये समस्या है, वैश्विक स्तर की है, ओके, लेकिन हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होकर, अर्थशास्त्र के अध्ययन करता होकर इस समस्या का अध्ययन क्यों करें? मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी समस्या अगर उसका आर्थिक पक्ष नहीं है तो वो हमारे अध्ययन का विषय नहीं। एनी प्रॉब्लम इफ इट डोंट हैव एनी इकोनॉमिक एंगल देन इट इज नॉट वर्थ फॉर अस। हम क्यों जैव विविधता की हानि की समस्या का अध्ययन करें, और क्यों इस पर विचार करें कि जैव विविधता का संरक्षण होना चाहिए? यस, आंसर इसलिए, क्योंकि जो रिचनेस है बायोडाइवर्सिटी की, जो जैव विविधता की संपन्नता है, समृद्धता है, इससे हमें आर्थिक फायदा होता है। इसलिए अगर ये संपन्नता और समृद्धता बनी रहेगी तो हमारा और फायदा होगा अर्थव्यवस्था का, और अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों का, और अगर ये कम होगी तो अर्थव्यवस्था का और लोगों का नुकसान होगा। अगर रिचनेस बढ़ेगी बायोडाइवर्सिटी की तो अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। इसलिए हमको इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि अगर जैव विविधता की हानि हो रही है तो आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से ये ठीक बात नहीं है। हमको विचार करना चाहिए कि हम कैसे जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं।
दो एंगल मैं बताता हूं। एक ESS, इकोसिस्टम सर्विसेज। इसमें कई चीज़ें आती हैं जो 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 पारितंत्र हमको प्रदान करते हैं। आप जानते हैं इकोसिस्टम प्लेस बेस्ड कंसेप्ट होता है और इकोसिस्टम कई तरीके के होते हैं। अलग अलग जगहों के हिसाब से इकोसिस्टम अलग अलग होते हैं और हर इकोसिस्टम में बायोटिक और अबियोटिक कंपोनेंट का एक अपना इंटरेक्शन होता है। वो हर एक की अपनी दुनिया है। जो इकोसिस्टम जितना रिच होता है, जिसके अंतर्गत बायोटिक एबियोटिक कंपोनेंट की हार्मोनी इंटरेक्शन जितना अच्छा होता है, उस इकोसिस्टम की ग्रोथ उतनी बढ़िया होती है और वो रिचनेस बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, फूड, फिशरीज, टिम्बर, बिल्डिंग मटेरियल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉडर, जेनेटिक रिसोर्सेज, मेडिसिन्स, pollination, biological control of pests and diseases, habitat, refuse, water supply regulation, water recycling, pollution control, nutrient cycling, soil building, maintenance, climate regulation, atmospheric regulation, recreation, cultural, educational, scientific values। जितना भी मैंने आपको बताया ये सब क्या है? इकोसिस्टम सर्विसेज। आप कह सकते हैं कि ये बातें कुछ हद तक उस बात से संबंधित हैं जो हम कहते थे व्हाट आर इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, देन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, एंड देन एस्थेटिक वैल्यू, रिक्रिएशनल वैल्यू। जितनी बातें मैंने बताई ये सब क्या है? ये सब हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। जब बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो इकोसिस्टम सर्विसेज घट जाती हैं और जब ये घट जाती हैं तो इसका सब जगह तो असर पड़ता ही है, अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है क्योंकि एक लिंकेज है। अगर बायोडाइवर्सिटी रिच होगी, समृद्ध होगी, तो इकोसिस्टम सर्विसेज बेटर होंगी, इकोसिस्टम बेटर फंक्शन करेंगे और इससे ह्यूमन इकोनॉमी को फायदा होगा और नहीं तो इसका निगेटिव। तो इकोसिस्टम सर्विसेज प्रभावित हुई हैं, इसलिए हमें सोचना चाहिए। पहला तर्क कि हमें क्यों जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। दूसरा तर्क जिस चीज़ से आता है वह बात संबंधित है एस्थेटिक वैल्यू, कि ये पैसे का गुणागणित छोड़ दीजिए, बुद्धि का गुणागणित छोड़ दीजिए। जो प्रकृति उदार होकर आपको खाना दे रही है, संसाधन दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, पानी दे रही है, हर जगह से घबरा के आप कुछ नहीं कहीं किनारे प्रकृति के पास में शांत में चले जाते हैं, आपको सुकून देती है, सेटिस्फेक्शन देती है, एस्थेटिक वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू, इतना सब जो दे रहा है बायोडाइवर्सिटी नेचर से अलग तो है नहीं, तो इतना सब जो दे रहा है तो आप एक इथिकल कंसिडरेशन है कि आप उसकी अगर हानि हो रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए प्रयास करें। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्यों बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करें? इसलिए करें क्योंकि इकोसिस्टम सर्विसेज का जो फ्लो है वो फ्लो ज़्यादा रहे, बढ़ा रहे, बना रहे। और दूसरा इसलिए क्योंकि एथिकल वैल्यू है कि ह्यूमन बीइंग होते हुए हमको प्रकृति अगर बहुत कुछ देती है तो हमें निश्चित रूप से उसके संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। एक बार फिर बात वही आती है कि अर्थशास्त्र के हिसाब से इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होगा, ऑप्टिमम लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होगा।
बड़ा सीधा सा रास्ता है। जैव विविधता संरक्षण के लिए ESS इकोसिस्टम सर्विसेज का जो फ्लो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और इकोसिस्टम सर्विसेज का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा तब होता है जब इकोसिस्टम रिच होता है, यानी कि जब बायोडाइवर्सिटी रिच होती है। तो बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस के लिए इकोसिस्टम सर्विसेज के फ्लो को ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए हमको खर्च करना होगा, to increase or to maintain or to enhance the richness of biodiversity. इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, पैसा लगेगा। इससे हमको ESS फ्लो ज़्यादा मिलेगा, और ये जब फ्लो ज़्यादा मिलेगा तो इससे ह्यूमन इकॉनमी को फ़ायदा होगा। ये है कॉस्ट कि अगर आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है, ज़्यादा रिचनेस फ्लो चाहिए, तो ये आपका खर्च होगा। और अगर आप ये खर्च करेंगे तो दूसरे तरीके के संसाधनों के लिए पैसा कम बचेगा, दूसरे तरीके के इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पैसा कम बचेगा। ये कॉस्ट हमको एक बार फिर देखना है कि 0 से लेकर 100 तक, अगर हम माने कि 0 से लेकर 100 तक एक स्केल है, इसमें जितना ज़्यादा आप रिचनेस करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप जैव विविधता की संपन्नता प्रचुरता को बढ़ाते जाएंगे, उतना बेहतर आपको परिणाम मिलेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे खर्च उतना ज़्यादा होगा। तो इस स्केल में ऑप्टिमम लेवल क्या है, हम कहाँ तक संरक्षण के लिए पैसा लगाएं, ये आर्थिक दृष्टिकोण है। ये बात है सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया उसमें देखिएगा फिगर 10.3 के अंतर्गत इस चित्र में आपको ऑप्टिमम लेवल डिफाइन किया गया है। इसमें थोड़ा स्टडी मटेरियल में आपको पढ़ना होगा। D1 और D2 दो तरीके के वक्र दिखाए गए हैं, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग हैं, दोनों का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये दोनों वक्र बेनिफिट से रिलेटेड हैं, D1 एंड D2, बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और दूसरा वक्र जो पॉजिटिव स्लोप का है वो MC मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो D1 और D2 कंजर्वेशन से फायदे से संबंधित हैं, और दूसरा वक्र मार्जिनल कॉस्ट कंजर्वेशन की लागत से संबंधित है। दोनों का जो बैलेंस है, जो ऑप्टिमम है, वो जिस लेवल की ओर इशारा करता है वो S स्टार है, S स्टार। अगर आप इसके लेफ्ट में देखेंगे S स्टार के, तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट ज़्यादा है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट कम है। इसका मतलब है R को बढ़ाया जा सकता है, रिचनेस को बढ़ाया जा सकता है, और पैसा लगाइए। अगर S स्टार के दाहिनी ओर देखेंगे तो MSB कम है, MSC ज़्यादा है, अर्थात फ़ायदा मिलेगा वो कम है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है। तो इसका मतलब है जो R है, रिचनेस है, उसको घटाना पड़ेगा। R और S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, R रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसी में आप पैसा लगाते हैं, और जितनी ज़्यादा रिचनेस बायोडाइवर्सिटी की उतना ज़्यादा S। एंड व्हाट इज S? फ्लो ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। तो R स्टार रिचनेस का ऑप्टिमम लेवल, और उसके अकॉर्डेंस में S स्टार इकोसिस्टम सर्विसेज का जो फ्लो है उसका ऑप्टिमम लेवल, S स्टार R स्टार से
एस स्टार और आर स्टार। आर स्टार रखेंगे तो एस स्टार मिलेगा, इससे कम करेंगे तो बेनिफिट कम है, बेनिफिट ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो बेटर है और खर्च कीजिए, बेनिफिट बढ़ाइए, मार्जिनल बेनिफिट बढ़ा लीजिए। लेकिन अगर ज़्यादा जाएंगे एस स्टार से तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो द ऑप्टिमम लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिचनेस इज आर स्टार। इसको प्राप्त करने में जो खर्च होना है वो करिए, इसको प्राप्त करने में जो खर्च होना है वो करिए। दिस इज ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट to achieve optimum level of biodiversity. This is the optimum investment to achieve the optimum level of biodiversity. By this, you will get a richness R star, so that it means that your ecosystem services flow will be S star, which is optimum. From economic consideration. So this is optimum level of biodiversity conservation. एक और चीज़ आपको इस हेडिंग में पढ़नी है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड जो मेजर एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम CBT कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं 1992 का, उसकी मेन बातें क्या है, ये हो जाएगी इंटरनेशनल पॉलिसी ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। 1992 की इस पॉलिसी के बाद जैव विविधता संरक्षण की दिशा में और भी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए हैं। तो 1992 का ये बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन और उसके बाद के जो प्रयास हैं, इनको हम कलेक्टिवली सामूहिक रूप से जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास कह सकते हैं, इंटरनेशनल एफर्ट्स। तो एक बात मैंने आपको बताई है, इससे संबंधित जो चीज़ें हैं आगे की या 1992 के बाद के जो एफर्ट है उसको आप देख सकते हैं। जो लिटरेचर आपको सप्लाई किया गया है उस लिटरेचर में आपको एक पेज 222 पर एक एग्जिबिट 10.5 मिलती है। उसमें उसकी हेडिंग है सम नोटेबल इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ट्रीटीज। वैश्विक स्तर पर कुछ बड़ी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता से संबंधित जो सहमतियां हुई, जो आपसी समझौते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो कौन कौन से हैं। एक तो है 1992 का, उसके अलावा और दूसरी चीज़ें क्या हैं इसके बारे में सूचना आपको इस पेज पर दी हुई है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। साथ साथ आप ये भी देखिएगा कि इसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से संबंधित इसका लेटेस्ट स्टेटस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है। जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत के संबंध में इसकी नीतियों को देखने के लिए आप कंपेंडियम ऑफ इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं। कंपेंडियम ऑफ इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 की कुछ चीज़ों को देखेंगे, विशेषकर 2 से रिलेटेड प्रोजेक्ट वर्दीनेस है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर।